नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेड सेक्शन। जैसा कि मैंने कल कहा था, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, तो समय रहते रहते हम इस वक्त को थोड़ा यूटिलाइज कर लें, थाम लें, क्योंकि फरवरी शुरू हो गई है। 1 फेब आज की तारीख है और दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। और धीरे धीरे हमारे दिन और कम होते जा रहे हैं, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम और नज़दीक आता जा रहा है। आई एम श्योर आप बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे और मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। ये सारी चीज़ें मेरी आपके साथ हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को और एनालिसिस को ध्यान से देखते रहिएगा, वॉच करते रहिएगा। बहुत सारे रीजंस हैं हमें इसको इंट्रोड्यूस करने के। ओके, आई होप थोड़ा सा भी अगर आपको बेनिफिट लग रहा होगा तो आप ज़रूर कंसिस्टेंटली इसको फॉलो कर रहे होंगे। कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करके देखिए। चलिए दोस्तों, तो हमने कल कुछ क्वेश्चंस दिया था। कल का जो हमारा एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस था, उस पे बेस्ड ऑन फ्यू क्वेश्चंस थे वो। तो ये थे मेरे क्वेश्चंस। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है पूरे वीडियो का। मेरे पास फाइल डिलीट हो गई थी, तो ये है हूँ मैं। ठीक है। नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल इज अ प्रूडेंट वे टू फॉरवर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोशल इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम मॉडल है, नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल। मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करके बताइए। सी, बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली विथ रेफरेंस टू GS3, GS1 में जो पॉपुलेशन वाली चीज़ें हैं, सेगमेंट है, पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सब आएगा। तो ये नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नहीं पता है तो पढ़िए, पढ़ के एक बार लिख दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि सिद्धार्थ भैया ये होता है नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल ऐसे ऐसे। बिकॉज दिस इज रेलेवेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस यू कैन राइट इन योर मेन्स आंसर, और +1 आराम से मिल जाएगा यार। इस मॉडल को लिख दोगे अगर ऐसे में भी, इवन फॉर ऐसे एज वेल, यू कैन राइट दीज सब्सटैंशिएटिव पार्ट। ठीक है। महात्मा गांधी MG नरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन था, वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक, आइए देखते हैं कल का कुछ हमारे एस्पिरेंट्स ने जवाब दिया है। प्रमिला, आर्टिकल 16 इन्होंने डिफाइन किया है जो मैंने कल पूछा था, दैट guarantees equal opportunity to all citizens in matter related to employment in public sector। आर्टिकल 16A कहता है there shall be equal opportunity for the citizen in the matter of employment। एक्सेप्शंस इसके यही थे। एक्सेप्शंस क्या थे इसके? that there shall be equal opportunity for all citizens in matter of employment under state। दूसरा था no citizen on any ground, religion, caste, sex, creed, descent by birth ineligible for any under state। ठीक है, यही कुछ एक्सेप्शंस थे। और भी कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे वीकर इकोनॉमिक सेक्शन वाले, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो वीकर इकोनॉमिक सेक्शन है, ठीक है, वो उनके बारे में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे। ठीक है, जैसे आर्टिकल 28 से आर्टिकल 31, ये पूरा का पूरा बात करता है आपके माइनॉरिटीज़ के बारे में। ठीक है, जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की गई है यहाँ पे। और ढेर सारी इसमें आर्टिकल 28 से आर्टिकल 31 में जो प्रोविजंस हैं, आप उसको देखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं और माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं, जो एक मेजॉरिटेरियनिज्म को ख़त्म करती हैं बेसिकली। ठीक है, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। पूजा गहलावत कहती हैं, सर यू आर द बेस्ट। मैम यू आर ऑल्सो बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। सोनाली कहती हैं, सिविल्स डेली डजंट अपलोड वीडियो ऑन 30 जनवरी संडे को, प्लीज़ क्लियर सर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सोनाली कि वीकेंड्स का हमारा प्रोग्राम अलग होता है। मंडे टू फ्राइडे हम एक एकेडमिक प्रॉपर सिलेबस बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। सैटरडे संडे को हम या तो कोई इंटरव्यू ले आते हैं टॉपर्स के साथ, सैटरडे संडे को, या फिर हमारा न्यूज़ जाता है। जैसे कि मैं नेक्स्ट पेज पे जहाँ जाऊँ तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ है। ठीक है,
डिकोडिंग यूपीएससी जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, एम लक्ष्मीकांत को कैसे कवर करें 10 डेज के अंदर, बहुत अच्छी वीडियो है, आप इसको देखिएगा। इनफैक्ट मैंने ये वीडियो बनाई थी लीडरशिप, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये एथिक्स का पार्ट हो जाएगा विराट कोहली के ऊपर, ठीक है। सो ऐसे कुछ टॉपिक्स आते हैं जो कि नेसेसरी हैं यूपीएससी के लिए, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एकेडमिक। यूपीएससी के 2 सिलेबस होते हैं, ठीक है। एक वो जो आपको दिखता है, दूसरा जो हम दिखाते हैं, जो नहीं दिखता आपको, दैट इज टू decode यूपीएससी, WH, ऑल द WH क्वेश्चन, क्या कब कैसे कहाँ करें यूपीएससी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन थे एस्पिरेंट हमारे? सोनाली शेख, समरीन, हेलो सर। बच्चों आप लोग प्लीज़ रिप्लाई करिए, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको रिप्लाई करिए। उससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बताइए। आजकल मैं इंस्टेंट भी कमेंट कर देता हूँ, 2-3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस होता है उसको ट्राई करिए, टॉपिक को समझिए, नहीं समझ में आया तो फिर से बताइए, मैं 5 मिनट अपना और लगा दूंगा अगले दिन ताकि आपको वो समझ में आ जाए, ठीक है। आप लोगों के लिए ये मैंने बेल आइकॉन आज लगा ही दिया है सबसे ऊपर, ठीक है। तो इस बेल आइकन को ऊपर जो है वो प्रेस करना ना भूलें, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको वीडियो हमारी डेली मिलती रहे, मिस ना हो आपसे, ओके, नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए हम चलते हैं अब आज के ओपेड एनालिसिस पे कि आज क्या कह रही है हमारी हिंदू न्यूज़पेपर। तो ये है हमारे हिंदू का न्यूज़पेपर आज का, ठीक है। आज मैंने कुछ आर्टिकल्स नहीं लिए हैं, जैसे कि ये रशिया का है आर्टिकल, ये मैंने नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे संडे के एक्सप्लेनर में न्यूज़पेपर में ये पूरा डिटेल्ड मुद्दा कवर किया गया था, ठीक। ऑलरेडी अभी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई है, डेवलपमेंट अभी यही है कि पुतिन साहब अभी भी एडमेंट हैं और यूक्रेन की जो पोजीशन है वो सेम है, ट्रूप्स बॉर्डर पे तैनात हैं और यूके, यूएस, यूरोप ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, ठीक है। तो अभी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई है, इसलिए हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। दिस इज द सेम थिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस एडिटोरियल, रशिया, यूक्रेन, चाइना और इंडो पैसिफिक रीजन, इसलिए मैंने नहीं उठाया है, ओके। दूसरा ये है केस फॉर वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन अगेंस्ट कोविड-19, ओके। देयर हैज़ बीन सो मेनी कंफ्यूजन एंड डाउट्स अबाउट कोविड-19 चिल्ड्रन वैक्सीन, अभी कोई वैक्सीन आई नहीं है। इस आर्टिकल में बस यही बोला गया है कि जिन बच्चों को एक जो रिस्क पे हैं, जिनको और कोई प्रॉब्लम है, जिनको जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जिन्हें कोमॉर्बिड हैं जो बच्चे, उनको गवर्नमेंट ऐसे प्रोविजंस ले आनी चाहिए ताकि उनको वैक्सीन लगे, ठीक है। जहाँ कि हमें जाना गया है, देखा गया है, जो मॉडर्ना वैक्सीन है, फाइजर वैक्सीन है यूएस की, जो दे रहे हैं बच्चों को भी वैक्सीन, अभी चीज़ें ट्रायल में हैं तो कंफर्म हम नहीं कुछ कह सकते। हालांकि बच्चों पे उतना असर ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, एलिमेंट्स बहुत कम हैं, केसेस भी बहुत कम है बच्चों पे, लेकिन ट्रीटमेंट हो जा रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उन पे से ध्यान हटा दें, हमें इफेक्टिवली वैक्सीन ले आनी चाहिए। इतना ही कुछ था, ज़्यादा कुछ हमें नहीं इसमें देखने को मिला है। इसीलिए मैं इस आर्टिकल पे आता हूँ। ये जो 2 आर्टिकल हैं हमारे, वो आज के थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सुप्रीम फेलियर, सबसे पहले हम ये कवर करेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे द हेजी पिक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है। वो धुंधली, हेजी मतलब धुंधली पिक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ओके। सो लेट्स स्टार्ट आज का ओपेड एनालिसिस। आज हम स्टार्ट करते हैं द सुप्रीम फेलियर से, ठीक है। ये है हमारा आर्टिकल, ये पहले इसको हम कवर करते हैं, ठीक है। द सुप्रीम फेलियर बेसिकली डिनोट्स द फेलियर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू क्लियर ऑल द पेंडिंग केसेस, ठीक है। जब हम ऑल द पेंडिंग केसेस की बात करते हैं तो ऑल में कुछ मेजर केसेस आते हैं दोस्तों, और कुछ मेजर केसेस लिटरली हैं जो कि पिछले कई सालों से पेंडिंग हैं। अगर वो क्लियर हो जाएं तो शायद हम एक अच्छे स्टेटस पे भी आ सकते हैं, एक फाइन, एक अच्छा जजमेंट कर सकते हैं, और बेसिकली उससे, उस केस से जुड़े जो लोग हैं, जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, ठीक है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी दिक्कतें आसान हो जाए, उनका सोशल लाइफ, सोशल स्ट्रक्चर थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो हम ये देखेंगे कि आज वो कौन से टॉप 5 केसेस हैं इस आर्टिकल के को बेस मानकर, कि कौन से वो टॉप 5 केसेस हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट को बहस करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, जजमेंट, निर्णय देना पड़ेगा, वर्डिक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमने ये देखा है कि पिछले कई सालों से, और ये जीएस पेपर 2 का पार्ट है, जुडिशरी ऑफ कोर्स एंड सोशल जस्टिस,
ठीक है, ये कुछ पेंडिंग केसेस हैं, ठीक है, इतने जितने सुप्रीम कोर्ट में हैं। और नंबर ऑफ जजेस देखिए, यहाँ पे एक बहुत डाइकोटमी टाइप की बात चल रही है कि यूएस में 100 इतने हैं, यूके में इतने हैं, इंडिया में मात्र इतने जजेस हैं, 17 जजेस पर 1 मिलियन पॉपुलेशन। मतलब कि 10 लाख जनता पे एक जज, ठीक है। खैर ये तो है ही बड़ी बात। जहाँ तक कि अगर हम अपने आईएएस पीसीएस की बात करें, जो डीएम कलेक्टर और कप्तान साहब होते हैं, उन लोगों का तो आंकड़ा और बड़ा होता है। एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन, एक डिस्ट्रिक्ट की एवरेज पॉपुलेशन होती है कुछ लगभग 15 से 20 लाख। ये भी मैं एवरेज बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही होती है, ठीक है। 15 से 20 लाख पे एक डीएम होता है, ठीक है। लगभग 3 से 4 एसडीएम होते हैं, ठीक है, ब्लॉक वाइज, या फिर 2 एसडीएम हो गए, दैट डिपेंड्स अपॉन। एक डीएम, एक कप्तान साहब होते हैं। तो ये तो मेजर पॉपुलेशन है ही। अभी हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, लेकिन उसको कंट्रोल, उसको रेगुलेट करने के लिए जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल से भी रिलेटेड। खैर हम उस मामले में नहीं जाते हैं, हम यहाँ आते हैं। तो जैसे कि ये हमने देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में कि सुप्रीम कोर्ट वॉज क्वाइट एक्टिव। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। कौन कौन से? जैसे राइट टू प्राइवेसी वाला, जो के एस पुट्टा स्वामी का जजमेंट था, 2017 में आया था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी, ठीक है। के एस पुट्टा स्वामी का जजमेंट आया था राइट टू प्राइवेसी का, ठीक है। उसके बाद आया था डी क्रिमिनलाइज कंसेंशुअल सेक्स कंडक्ट बिटवीन अडल्ट ऑफ द सेम सेक्स, ठीक है। लीगलाइजिंग गे मैरिजेस वगैरह आए थे। रिकॉग्नाइजिंग द ट्रांसजेंडर पर्सन एज ए थर्ड जेंडर, ये आया। इसको ट्रिपल तलाक को ही हटा दिया, सबसे बड़ा जजमेंट आया, जो मतलब सालों से, दशकों से चर्चा था, मुद्दा में था। शायरा बानो और शाह बानो का जो केसेस था। These decisions shore up the belief in the republican values like liberty, equality, ratified in our constitution. लेकिन जो बात अब सराहनीय है, जो अप्रिशिएबल है, वो हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जो चीज़ें हमें और इम्प्रूव करनी चाहिए, जिनकी वजह से हमारे कुछ समाज के कुछ लोगों का और भला हो और उनके निजी जीवन अच्छे से गुजरे, उस पर भी हमें डिस्कस करना होगा, चर्चा करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं जो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, has developed an excellent comprehensive tracker of all the pending cases before 5 judge, 7 judge and 9 judge constitutional bench. आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है कोई भी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हाई कोर्ट में कोई बात, हाई कोर्ट में अगर कोई जजमेंट दिया हो, वो जजमेंट अगर 2 जज मिल के दिए हों या 3 जज मिल के दिए हों, तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट में बात जा रही है, ठीक है, या फिर से पिटीशन हो रहा है, तो ये एक नियम है कि उससे पहले जितनी भी बेंच बैठी थी, मान लो 2 जज की बेंच बैठी थी या 3 जज की बेंच बैठी थी, तो नेक्स्ट टाइम जब हियरिंग होगी तो उससे ज़्यादा ही जजेस की बेंचेस बैठेगी, कम नहीं बैठेगी। ओके, तो यहीं पे मेंशन किया है कि 5 जज बेंच, 7 जज बेंच, 9 जज बेंच, ठीक है, मतलब 5, 9 और 7 जजेस वाले बेंच वाले जो केसेस हैं, क्योंकि ये बेंच के केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी एक का निर्णय किसी एक के बस का नहीं होता है, इसका निर्णय 2 के बस का नहीं होता है। इनफैक्ट ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, ग्रुप ऑफ एमिनेंट जजेस, रेस्पेक्टेबल जजेस, ऑनरेबल जजेस, ये डिसीजंस टेक करते हैं, लेते हैं। ओके, जैसे कि केशवानंदा भारती केस में कितने जजेस की बेंच बैठी थी? 13 जजेस की बेंच बैठी थी, और आज तक का सबसे बड़ी बेंच है वो पूरे आज तक की हिस्ट्री में। 13 जजेस बेंच, फैसला 7-6 से आया था, ये अलग बात है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो मैं बात कह रहा हूं वो बात उन 5 केसेस की है जहां पे 5, 7 और 9 जजेस की बेंच है। ये वो केसेस नहीं है जहां पे सिर्फ अ सिंगल जज हैज टू एक्ट ऑन इट। ओके, according to this tracker there are 25 main cases pending before 5 judges constitutional bench। कौन कौन से हैं ये तो मिनिमम बता रहा है, 7 और उसकी बात छोड़िए आप, 9 की। These cases related to significant constitutional and other legal matters that have serious repercussion on the fundamental right of ordinary citizens।
ठीक है। ये कुछ ऐसे 25 केसेस हैं जो कि हमारे मूल अधिकार से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, संविधान के संशोधन से भी डायरेक्टली रिलेटेड हैं। समझ में आई बात? और कौन कौन से केसेस हैं? अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो कमेंट क्या कर भी सकते हैं आप, कमेंट कि कौन कौन से केसेस मुझे लगता है। वीडियो पॉज करिए और एक बार दिमाग लगाइए कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब जब मैं पेज पलटूंगा तो मैच कीजिएगा। ये हैं कुछ 5 केसेस। पहला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये बात हम कभी नहीं भूल सकते। कोविड-19 आने से पहले ये वही मुद्दा, गर्म मुद्दा था, जो गलियों गलियों सड़कों सड़कों पे लोग हुजूम बना के बैठ जाते थे और अपनी नागरिकता की मांग करते थे। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज फ्रॉम कहाँ से? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अ फास्ट ट्रैक रूट टू इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, ये मुद्दा अभी भी पेंडिंग है। दूसरा मुद्दा है स्प्लिट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। लोग नाराज हैं, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ लोग कश्मीर के नाराज हैं कि जो 370 का अबॉलिश किया था, एब्रोगेट किया था, वो सदासर एक ज़बरदस्ती थी। तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, डीपीएसपी पे सवाल उठते हैं यहाँ पे। तो बहुत प्रचंड केस है ये, जिसकी अभी भी डिस्कशन होना बाकी है और सुप्रीम कोर्ट को इसको जवाब देना बाकी है, जो कि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से रिलीज़ हुआ था। ठीक है। थर्ड, जो हमारा जिसकी अभी चर्चा में हमेशा चलता रह रहा है, नीट के एग्ज़ाम से लेके चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम से लेके, वो है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा था? SEW, सोशल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो एक्ट था। इसमें कहा गया था कि जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगी, सरकारी नौकरियां होंगी, उसमें हम 10% का रिजर्वेशन देंगे EWS का। ये इसलिए विवाद में आया दोस्तों, क्योंकि जो 8 लाख की स्लैब की गई है, इसलिए विवाद में आया। आप समझ रहे हो, 8 लाख ईयरली उस परिवार की इनकम अगर उसके कम हो तो वो EWS में आते हैं। 8 लाख बहुत होता है यार सालाना। ठीक है, किसी किसी का मतलब पैकेज नहीं होता है 8 लाख का। फॉर्मल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ आपको। 8 लाख मतलब कि लगभग 60-65 हज़ार रुपये महीना। समझ रहे हैं आप? तो एक है सिचुएशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी गवर्नमेंट से इसके बारे में डिटेल मांगी हुई है। लेट्स सी, अभी गवर्नमेंट सोच रही है कि हम इसमें क्या और कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। ये एक मामला था, थर्ड। चौथा मामला बहुत पुराना मामला है दोस्तों, ये है डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड। मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप अपने मेंस आंसर के फ्रेमवर्क में आप इंसर्ट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। क्योंकि कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर सिटीजनशिप पे कोई क्वेश्चन अगर आता है आपको, तो और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से कोई क्वेश्चन आता है या पेंडिंग केसेस से आता है, तो आप लिखेंगे ही। ठीक है, तो अगर सिटीजनशिप पे आता है तो आप ये ज़रूर लिख सकते हैं कि मुद्दा 2019 से पड़ा हुआ है। अगर ये मुद्दा सॉल्व हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, नाउ सेकंड, 370 पे। ठीक है, हालांकि ऐसे विवाद वाले चीज़ों पे क्वेश्चन आता नहीं यूपीएससी में, लेकिन यू नेवर नो, मेंस आंसर इज, मेंस का राइटिंग का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, वो समअप करता है आपके होलिस्टिक एजुकेशन को, होलिस्टिक लर्निंग को, होलिस्टिक रिवीजन को। तो यू कैन यूज दीज थिंग्स। ठीक। 4 हमारा क्या है? विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये चैलेंज करते हैं जो डिनोमिनेशन हुआ था 500 और 1000 रुपए के नोट का, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये इतना मतलब ज़रूरी था ही नहीं इस स्टेप को, ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ने इसको किया, और एंड में क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा पैसा फिर बैंक में ही चला गया। ठीक है, मतलब एक तरीके से इस पैसे को साथ में ले लिया। सो कोई मतलब नहीं था एक्चुअली इस डीमोनेटाइजेशन का एक्चुअली। ठीक है, इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनफैक्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैजन हर्ड दिस केस फ्रॉम सितंबर टू 2019। ठीक है, और पांचवा और सबसे कंट्रोवर्शियल है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड आप समझ रहे हैं ना, जब भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें जो फंडिंग आती है, जो कॉरपोरेट से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो फंडिंग आती है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ठीक है, इस पे
बाकी है। दिस स्कीम स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ आवर पॉलिटी बिकॉज अनोनिमस फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज द रूट ऑफ करप्शन इन पब्लिक स्फीयर। ये कुछ 5 केसेस हैं, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। बेंचेस, बड़ी बड़ी बेंचेस इसका सुनवाई नहीं कर रही हैं, ठीक। तो इसी पे एक बात आती है, ये आर्टिकल यहाँ पे मेंशन है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने आपको चिपकाया है, तो आपको आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ठीक है, हमारा संवैधानिक कर्तव्य क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट को निभानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है सेंटिनल ऑन द क्वी वीव। सेंटिनल ऑन द क्वी वीव बोले तो द वॉचफुल गार्डियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स और मे बी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। तो इसी पे ये ग्रैनविल ऑस्टिन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर, जिन्होंने कहा था कि द सुप्रीम कोर्ट इज कस्टडियन ऑफ इक्वालिटी अंडर द लॉ दैट लाइज एट द हार्ट ऑफ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ठीक है। Unless the court strives in its possible way to assure that the constitution, the law applies fairly to all citizens, court cannot be said to have fulfilled its custodial responsibility. पूरा ये मुद्दा यही कहना चाह रहे हैं कि जब तक कोर्ट संविधान के द्वारा, कोर्ट कोई भी कोर्ट हो, हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जब तक कोर्ट संविधान द्वारा वो लॉ सारे सिटीजन्स पे अप्लाई नहीं करते हैं फेयरली, इक्विटी के साथ, तब तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं होती है। जो कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट नहीं होती है। हर सिटीजन को एक इक्विटी के तहत, एक फेयर और इक्वालिटी के तहत चांस मिलना चाहिए, और लिबर्टी इक्वालिटी के तहत उनको जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। ये इंश्योर करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, बिकॉज इट इज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। By abjectly failing to decide key constitutional cases in time-bound manner, the Supreme Court has not acted a watchful guardian. इनका भी यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट समय के अनुसार, टाइम बाउंड के अनुसार, अगर किसी जजमेंट पे, अगर किसी केसेस पे काम नहीं कर रहा है, खास करके इन सारे बेंच जो बनी हुई हैं, पेंडिंग है, तो फिर वो अपने मूल बेसिक ड्यूटी से हट रहा है, जिसको हम कहते हैं वॉचफुल गार्डियन ऑफ आवर फंडामेंटल, ठीक है। तो कोर्ट शुड परफॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ बीइंग फॉर्मिडेबल काउंटर फोर्स टू ब्रूट मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। देखिए, बहुत टाइम हमेशा से कई जितने भी स्कॉलर रहे हैं वो एक डेमोक्रेसी को अच्छा तो बताते ही हैं, लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट है डेमोक्रेसी का, मेजॉरिटेरियनिज्म। एक्सट्रीम लिबर्टी विल लीड टू टायरनी। बहुत ज़्यादा भी आज़ादी, बहुत ज़्यादा भी छूट एक तरीके का स्लेवरी और टायरनी, मेजॉरिटेरियनिज्म को जन्म देती है, ठीक है। और समय समय पे इसको कंट्रोल किया जा सके, समय समय पे इसको रिव्यू किया जा सके, वो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो करना चाहिए। और हमें फ़ख्र है कि हमारे कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट है, मतलब हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है। एक्चुअली हमें बहुत प्राउड है, एंड इंडिया सुप्रीम कोर्ट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छी पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो यहीं पे जो हमारे एन.वी. रमन्ना साहब हैं, कॉज क्रिटिकल टू डेमोक्रेसी शुड बी एक्सरसाइज असिडुअसली, ये हैं वो साहब जिनकी बात करते थे, ग्रैनविल ऑस्टिन। मेरा एक सवाल है यहाँ पे आपसे कि हु वॉज ग्रैनविल ऑस्टिन एंड व्हाट आर हिज कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड कोर्ट्स आर सिटिंग ऑन ए पेंडेंसी एंड इट हैज़ बीन मोर अर्जेंट टू स्ट्रेंथन द इंडियन जुडिशरी, ये मेंस का क्वेश्चन है। दूसरा मेंस का क्वेश्चन एक ये बनता है, व्हाट रोल विल मीडिएशन बिल 2021 विल प्ले कर्ब ऑन पेंडेंसी केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मीडिएशन बिल याद है ना आपको? अगर नहीं याद होगा, इसीलिए मैंने ये चिपका लिया है अपना डिटेल। ये मैंने एनालिसिस किया था कब? 10 जनवरी को ओपेड एनालिसिस हुई थी, न्यूज़ आई थी, यहाँ मैंने पूरा लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो मैं इसका लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको देख सकते हैं कि मीडिएशन बिल क्या होता है, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक था, गवर्नर इज फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। अच्छा एडिटोरियल था ये, तो इसको आप देख सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा, तब तक हम आगे चलते हैं अपने दूसरे
एडिटोरियल के ऊपर, और जो कि अगेन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है, और ये है आज का a hazy picture of employment in India. ठीक है, the trend in employment have not shown any clear consistent pattern over the year. देखिए दोस्तों, थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, खासकर कि जो रिपोर्ट्स और जो सेंसस को लेके, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे इंडिसेस, बहुत सारी रिपोर्ट्स बन जाती हैं। कुछ रिपोर्ट कुछ कह रही है, कोई रिपोर्ट कुछ और कह रही है, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो मेन मेन मुद्दा है कि जो रियल ग्राउंड रियलिटी क्या है वो खुल के सामने नहीं आ पा रही है। कितने गरीब हैं, कितनों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है, कितने अभी भी अनएम्प्लॉयड है कितने सालों से। ठीक है, विमेन का लेबर पार्टिसिपेशन अब कितना है, कोई ठोस सबूत दिख नहीं रहे। अगर है भी तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट है। ठीक है, इसलिए सेंसस बहुत ज़रूरी है, और ये सारे सर्वेज, एम्प्लॉयमेंट सर्वेज वगैरह भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या मतलब क्या हेजी पिक्चर है एम्प्लॉयमेंट में, क्या धुंधला है जो रोज़गार में जो नहीं दिख रहा है हमारे भारत में। ठीक है, तो ये जीएस पेपर 3 का टॉपिक है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन। मेरे मानना है ये जीएस 1 का भी टॉपिक है, इंडियन सोसाइटी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। ठीक है, पॉपुलेशन से भी रिलेटेड एक टॉपिक आ जाएगा यहाँ पे, माइग्रेशन से भी रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मजदूर मांगे सरकार पूरी करो, ये सारी चीज़ें प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, सो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम पहले टर्मिनोलॉजीज समझ लेते हैं। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएलएफएस इज प्राइमरीली टू फोल्ड। पीएलएफएस क्या है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये समझ में आ गया आपको? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है, हमने लास्ट वीक ही डिस्कस किया था। ठीक है, ये वो सर्वे है जो पहले इस एनएसओ के नाम से आता था, अब 2017 से ये पहला डिजिटल सर्वे था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या हैं? टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड दो है, टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स कैसे निकालते हैं? WPR से। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। दूसरा है LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, UR कहते हैं जिसको, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये समझ में आ जाएगा ये सारे टर्म्स। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब क्या होगा कि ओवरऑल पॉपुलेशन में टोटल वर्कर्स का परसेंटेज कितना है, रेशियो कितना है। ठीक है, वर्कर्स मतलब कि जो एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जिसको हम LFPR कहते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये है कि जितने वर्कर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जितने वर्कर्स, ये रही हमारी लेट्स से ये पॉपुलेशन है पूरी। ठीक है, इसमें से ये वाला जो एरिया है वो है हमारे वर्कर्स का। ठीक है, अब इस वाले वर्कर्स में से ये, इसको हम क्या कहेंगे? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अभी जो छोटा वाला गोल एक मैं कर दिया हूं, इसमें आ जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। इसका मतलब ये है कि टोटल वर्कर पॉपुलेशन में से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेबर फोर्स कितने लोग काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिव हैं। ठीक है, और ये समझ में आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगी? अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगी ये पूरा पोर्शन, जिनको वर्कर तो हैं लेकिन जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, टोटल समझ में आपको आ गया। ये इसके 2 फोल्ड्स ऑब्जेक्टिव में से एक है। इन द शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 months ऑफ अर्बन एरियाज ओनली करंट वीकली स्टेटस। एक ये और है CWS जिसको करंट वीकली स्टेटस कहते हैं, जो हर वीक आपको एक डेटा पब्लिश करेगा कि अर्बन टू रूरल पॉपुलेशन, अर्बन टू रूरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क आया है। ठीक, एक तो ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ये है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 लिख दिया मैं, टू एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर इन बोथ यूजुअल स्टेटस
एंड CWS इन बोथ रूरल एंड अर्बन एनुअली। ठीक है, यहाँ पे वीकली भी हो गया, ये क्वार्टरली भी रिपोर्ट आती है इसकी, और ये एनुअली भी आता है। हम सबको पता है कि एनएसओ जब एनएसएसओ का नाम जब चेंज हो गया था, पीरियोडिक लेबर सर्वे हो गया था 2017 में, तो एनएसएसओ हमारी क्विनक्वेनियल थी, मतलब कि 5 साल पे आती थी उसकी रिपोर्ट। पीरियोडिक लेबर सर्वे जब से आया तब से हर साल रिपोर्ट आती है, 17 से 18, 18-19 और फिर 19-20। ठीक है, 3 साल की रिपोर्ट हमारे पास है। ठीक, ये समझ में आ गया दो चीजें। अब आते हैं यहां पे टू इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन एनी इकोनॉमी। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? स्ट्रक्चरल मतलब कि जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जो जॉब्स अवेलेबल रहती हैं अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग सेक्टर्स में, वो होती है स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इन एनी इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस इन स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, रेट ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस इन स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ आउटपुट एंड द वर्कफोर्स। ठीक है, मतलब कि जो हमारा 1991 की एलपीजी पॉलिसी थी, एलपीजी रिफॉर्म था, उससे क्या हुआ था कि रेट ऑफ ग्रोथ एंड द चेंजेस इन स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में बहुत तेजी से फर्क आया था। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स मार्केट खुली थी, इन्वेस्टमेंट हो रही थी, निवेश हो रहे थे और इंडस्ट्री बढ़ रही थी, तो बहुत तेजी से निवेश आया, ये मामला सेट हो गया यहाँ पे। लेकिन द ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट हैज नॉट रिवील्ड कंसिस्टेंट एंड क्लियर पैटर्न, मतलब कि ये जो वर्कफोर्स है ये एक क्लियर अजम्पशन या फिर क्लियर इंडिकेशन रिवील नहीं किया था कि ये बढ़ा है या घटा है। ठीक है, आई एम श्योर बढ़ा होगा, लेकिन एक टाइम के आने के बाद ये घट गया है। ठीक है, नाउ द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी मेजर्ड बाय ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA। किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ रेट कैसे मेजर करते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड से। ठीक है, एट कांस्टेंट प्राइसेस accelerated 4.27% in the 20 years before the economic reforms। GVA जो ग्रॉस वैल्यू ऐड था, वो कहा जाता था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो एलपीजी रिफॉर्म हुए हैं उससे पहले 4.27% थी, लेकिन जैसे एलपीजी पॉलिसी आ गई तब 6.34% हो गई, मतलब इंक्रीज हुई है। ठीक है, और ये कहा गया है कि पिछले 2011 के से लेके 2021 तक ये फिगर जो है वो 6.58 ही रहा है, जो कि थोड़ा ही बढ़ा है। ठीक है, मेरे ख्याल से 4.3424 यही रेट बढ़ा है। दिस growth trajectory was accompanied by a steady decline in the share of agriculture by 30%। ठीक है, एग्रीकल्चर के शेयर में 30% डिक्लाइन हुआ है 1991 से लेके 18 तक, 1920 तक, 2019 तक, मतलब कि 30% था 90s के टाइम पे कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का, अब जो है वो 18% है। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर आउटपुट इन टोटल इकोनॉमिक आउटपुट। तो एग्रीकल्चर की जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो कम हो गई है एक तरीके से। अब देखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। देखिए दोस्तों, हमारे जो सेंसस, हम 2011 को सेंसस का बेस मानते हैं, आखिरी सेंसस जनगणना इसी टाइम हुई थी, और नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से जो लास्ट सर्वे हुआ था एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का, वो भी 2011 और 2012, मतलब कि हमारे पास दोनों डेटा 10 साल पुराने हैं। ठीक है, और ये जब इसके 5 साल कंप्लीट होने वाले थे, मतलब कि 2017 में, तो इसको रिलीज नहीं किया गया था। क्या आया था फिर? ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था, मतलब कि ये जो बीच का 5 साल था उसके भी आंकड़े नहीं हुए थे। ठीक, तो हम जो हैं बेस मानते हैं 2011 के सेंसस के रिपोर्ट से, और बेस मानते हैं एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के रिपोर्ट 2011 और 12 को। ठीक है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इन 10 सालों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो जिन पे ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि सेंसस आप इफेक्टिव पॉलिसी तभी निकालोगे जब आपको पता रहेगा कि सेंसस के हिसाब से, कि जनगणना के हिसाब से हमारी जनता में क्या सिचुएशन चल रही है, रिपोर्ट क्या होगी रिकमेंडेशंस के हिसाब से। ऐसे आप पॉलिसी निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न की बात जब यहाँ की गई है तो इसमें बताया गया है
कि PLFS is based on a different sample framework and uses different analytical approach in relation to NSSO सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट। इसका अप्रोच दूसरा था और नेशनल सैंपल सर्वे का अप्रोच बिल्कुल दूसरा था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क था? इसका तो मैंने आपको बता दिया कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कैसे होता है, क्या क्या है इसमें, ठीक है, क्या टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है, ये डिफर कैसे करता है नेशनल सैंपल सर्वे, आखिर क्या ऐसा पैरामीटर था जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में नहीं है, जो दिक्कत कर रहा है, जो सही आंकड़े नहीं दे पा रहा, क्या ऐसा था इसमें कि लोगों ने बंद कर दिया इसको, मतलब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, एनडीए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। ठीक है, दो द PLFS डेटा कैनॉट बी यूज टू इन्फर अंडरलाइंग ट्रेंड, ठीक है, एज दे आर अवेलेबल फॉर द 3 ईयर। हम 3 साल के डेटा को किसी ट्रेंड से हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि अभी 3 साल का ही डेटा है वो। ठीक है, so they can be used to reveal the effect of various policies and development during NDA regime, as well as understand the employment scenario based on the concrete statistic। उसमें ये कहा गया है कि भाई फीमेल का जो वर्क ये रेशियो था, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR, वो इंक्रीज हुआ है 17.5 से 24%। 2017 में 17.5 था और 19-20 में आपका आ गया है 24%। ठीक है, लेकिन जब हम इस रेशियो को एनुअली डिवाइड करते हैं तो ये 17% ही रहता है, तो कहीं ना कहीं फिगर में गड़बड़ी है। ठीक है, अनदर पॉजिटिव इंडिकेशन फ्रॉम PLFS डेटा शोज दैट द गैप बिटवीन द मेल एंड फीमेल वर्कर पार्टिसिपेशन रेट इज नैरोइंग डाउन। देखिए, ये एक आम सी बात है कि जो गांव में जो औरतें हैं वो छोटा काम करने से शर्माती नहीं हैं। ठीक है, तो गांव में औरतों का अनएम्प्लॉयमेंट कम है आदमियों की बजाय। ध्यान से सुनिएगा, गांव में, विलेजेस में, रूरल एरियाज में विमेन्स की अनएम्प्लॉयमेंट कम है आदमियों की बजाय। वही चीज अर्बन एरियाज में विमेन्स की अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है आदमियों की बजाय। आप समझ रहे हैं दोनों का फर्क? ठीक है, वीडियो को पॉज करके पीछे करके थोड़ा सा आप समझिए मैं क्या बोला हूं आपको, आपसे यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया। और इसे रीज़न बहुत सारे हैं, कहीं पेट्रियार्की इसकी रीज़न है तो कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन इसका रीज़न है, क्योंकि कहते हैं कि इनफॉर्मल जॉब्स में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है। ठीक है, जो लेबर मजदूर तबके के लोग होते हैं वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है। बोझा का बोझा औरतें उठाती हैं और जाती हैं, कोई इस बात पे नहीं उनको कहता अरे औरत हो, लड़की हो, ये उठा रही हो। लेकिन यही चीज़ एक शिक्षित लड़की एक अर्बन एरिया में पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर रही हो तो वो परिवार ऑब्जेक्ट जरूर कर सकता है कि अरे पढ़ लिख के क्या करोगी, ठीक है, घर बनाओ। तो इनफॉर्मल लोग, लड़कियां रिक्शा चलाती हैं, ठेला चलाती हैं, ब्रिक किल्न, ईंटे के भट्टी में काम करती हैं, वहाँ पे नहीं है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अर्बन एरियाज में ज़रूर है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल इंडिया इज 33% हाइयर देन द रेट इन अर्बन एरिया। ठीक है, गांव में पार्टिसिपेशन औरतों का ज़्यादा। MG नरेगा में देखिए कितनी औरतें जाती हैं। ठीक है, द रीजन कुड बी दैट द लेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इनफॉर्मल जॉब्स विच डोमिनेट्स इन रूरल एरियाज दैन इन फॉर्मल सेक्टर डोमिनेट्स इन अर्बन एरियाज। ये एक अजम्पशन है और मुझे लगता है कि सही बात है। आपको क्या लगता है, कैसा है ये, मतलब इज इट ट्रू? अगर आप लोग गांव में रहते होंगे, समझ में आता होगा तो। ठीक है, नाउ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अब हम आगे चलते हैं, अब अनएम्प्लॉयमेंट सिनारियो के बारे में बात करते हैं। वो तो एम्प्लॉयमेंट का था, अब हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं कि ऐसा देखा गया है कि जो सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स है ये दिखाता है कि लगभग 45.6% जो हमारे वर्कफोर्स हैं इंडिया का, ठीक है, जो एक्टिवली काम कर रहा है, उसमें से आर एंगेज्ड इन 45% आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, 30 आर एंगेज्ड इन सर्विसेज में और 23 आर एंगेज्ड इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू PLFS डेटा देयर इज नो इंक्रीज in share of industry and services in total employment. This means that the labor shift out of agriculture is not happening.
ठीक है। गांव मतलब लेबर शिफ्ट आउट ऑफ एग्रीकल्चर, जो फार्मर्स लोग हैं वो लोग मतलब उसमें कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, जो फार्मर्स हैं वो और कम होते जा रहे हैं। और क्योंकि वहाँ पे जॉब नहीं है, राइट, पैसे नहीं है वहाँ पे। द यंग लेबर फोर्स विच इज़ गेटिंग इंक्रीजिंगली एडुकेटेड सॉट मोर रेम्यूनरेटिव वर्क। ऐसा भी देखा गया है कि देखा क्या गया है, ऐसा तो है ही कि जितने भी यंग बच्चे हैं गांव के, शहर के, वो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, और पढ़ाई लिखाई ना भी करते हैं, 12वीं अगर पास होते हैं तो एक अच्छी तकनीकी जानकारी हो जाती है, मोबाइल टेक्नोलॉजी की जानकारी हो जाती है, ठीक है, डिप्लोमा वप्लोमा करके। तो बेसिकली ये लोग मतलब लेबर वाले उसमें अगर जॉब करना चाहें तो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, ठीक है। वैसे भी क्योंकि जब से इंडस्ट्रीज़ के पास, जब से बड़ी बड़ी कंपनियों के पास आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़, एआई और इंटरनेट जैसी सुविधा आ गई है, कई सारे लेबर्स उसमें से कट गए हैं, कई सारे लेबरों का काम उसमें से हो जा रहा है, ठीक है। सो एक ये चेंजेस देखा गया है, ठीक है। Beside this, there is also an urgent need to generate much more employment in manufacturing and service sector compared to the number of job they have offered in the recent post. ये ध्यान देने वाली बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जहाँ पे भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग जैसे एमएसएमई हो गए, उसमें चाहिए हमें ढेर सारे वर्कर्स चाहिए, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसमें ढेर सारे वर्कर्स चाहिए। सर्विस सेक्टर एज कंपेयर टू द जॉब, सर्विस सेक्टर में काफ़ी सारे लोग चाहिए, ठीक है। दिस शुड इंक्लूड, ये 3 चीज़ हैं, इसको आपने ऐसे का ऐसे ही मेंस आंसर में लिख दो, +2 अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। क्या इंक्लूड होना चाहिए, सजेशंस है, ठीक है। ये सजेशंस मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि चेंजेस इन लेबर लॉज विच डिस्करेज इंडस्ट्री टू अडॉप्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड प्रोडक्शन इंसेंटिव्स होना चाहिए। स्पेशल असिस्टेंस फॉर लेबर इंसेंटिव एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वही सोशल सर्विस वाली, सोशल सिक्योरिटी वाली, ठीक है। इंस्टेड शुड वी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, शुड वी रीथिंक आवर स्ट्रैटेजी ऑफ स्ट्राइविंग ऑफ एन इंडस्ट्री लेड ग्रोथ मॉडल। इंडस्ट्री लेड ग्रोथ मॉडल से हम एग्रीकल्चर मॉडल, एग्री सेंट्रिक मॉडल को अपनाएं तो क्या ये एक एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगी, उतना रेम्यूनरेटिव दे पाएगी। ये क्वेश्चन है आपसे, आप कमेंट करके बताइएगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इंडस्ट्री लेड ग्रोथ मॉडल टू एग्री सेंट्रिक ग्रोथ मॉडल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमूल। ये एक कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और एग्री सेंट्रिक मॉडल का सबसे बड़ा, एग्री सेंट्रिक मॉडल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। आई होप ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, पॉज करिए और मुझसे पूछिए। द मोमेंट यू विल आस्क, ऑल डाउट्स विल गेट क्लियर। क्वेश्चन पूछिए, 1000 क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी मन में है वो पूछ डालिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा मामला, ठीक है। जीवन में ग्रो करना है तो हमेशा सवाल पूछते रहिए, ये क्यों है, क्या है, कैसे है, कब है, ठीक है। घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, पूछते रहते हैं ना कि भैया ये क्या है, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, दीदी ये क्या है, क्यों है, क्या है, हवा कैसे बनती है। पूछिए, आस्क 1000 क्वेश्चंस, ओके। ये क्वेश्चन है मैंने आपसे पूछा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके इस पे बताइएगा। ये मेंस आंसर के तहत है कि एनएसओ कहाँ, किस किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और CMI क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तब तक आप इस पे कमेंट करके बताइए। और हाँ, वो था हमारा आर्टिकल। सो इन केस आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। पूछे गए क्वेश्चंस पे खुल के बताइए। और हमारे वीकेंड्स का प्रोग्राम ज़रूर देखते रहिएगा। जो मैंने बेल आइकॉन की इमेज बनाई थी उसको प्रेस करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ये जो बेल आइकॉन की इमेजेस है ये, ठीक है। और अपने ग्रुप्स में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप IAS PCS बनने के बाद ही सामाजिक कार्य करें, सामाजिक सेवा करें।
लोगों तक भी ये बात हमारी पहुंचाइए, ताकि उन लोगों को भी थोड़ी सी मदद हो, ताकि उन लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, और वो भी पढ़ाई में कुछ आगे कर सकें, जीवन में कुछ आगे बन सकें। तब तक हम ख़त्म करते हैं आज का ओपन एनालिसिस और मिलते हैं कल दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद।